डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है और अब यह 87 रुपये 29 पैसे के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्या सरकार कोई उपाय नहीं कर सकती ताकि दोनों की कीमत बराबर हो जाए? अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए, एक आईफोन सिर्फ 999 रुपये में मिल जाएगा, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां आम आदमी की पहुंच में आ जाएंगी और सब कुछ बेहद सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? कल्पना कीजिए, अगर सरकार घोषणा कर दे कि 15 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे से 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होगा, तो क्या यह वास्तव में संभव हो सकता है? जब भी रुपये की गिरावट की खबरें आती हैं, तो सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर बहस करने लगते हैं। सरकार कहती है कि रुपये की कीमत गिरी नहीं, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की विफलता बताता है। लेकिन सच्चाई क्या है? इसे समझने के लिए हमें रुपये के इतिहास को जानना होगा। प्राचीन समय में विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम प्रचलित थी, जहां लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं ही लेते देते थे। लेकिन यह प्रणाली असुविधाजनक थी, क्योंकि मूल्य का सही आकलन करना मुश्किल था। जैसे, अगर किसी के पास गेहूं है और उसे सब्जी चाहिए, तो वह सब्जी देने वाले को गेहूं देकर सौदा कर सकता था। लेकिन अगर किसी के पास एक पेन हो और वह इसके बदले 10 किलो आलू लेना चाहे, तो सामने वाले को पेन की जरूरत होनी चाहिए, वरना सौदा नहीं होगा। इस असुविधा को दूर करने के लिए मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में भी अलग अलग कालखंडों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रचलित रहीं। हड़प्पा सभ्यता, मौर्य, कुषाण और अन्य राजवंशों के समय में सिक्के चलन में थे। धीरे धीरे रुपये का चलन शुरू हुआ और यह न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी स्वीकार किया जाने लगा। रुपया शब्द आज जिस मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक समृद्ध इतिहास है। लेकिन रुपये और डॉलर की कीमत समान क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में छिपा है। किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य उसकी आर्थिक स्थिति, आयात निर्यात, विदेशी निवेश, महंगाई दर और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। जब भारत ज्यादा आयात करता है और निर्यात कम होता है, तो रुपये की मांग कम और डॉलर की मांग ज्यादा हो जाती है, जिससे रुपये की कीमत गिरती है। इसके अलावा अमेरिका जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्रा को स्थिर और प्रभावी बनाए रखने के लिए कई नीतियां अपनाती हैं, जिससे डॉलर का मूल्य अधिक बना रहता है। यदि सरकार जबरदस्ती रुपये और डॉलर को बराबर कर दे, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। निर्यात महंगा हो जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा और विदेशी निवेश घट सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए यह महज एक कल्पना ही रह जाती है कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो सकता है। इसके बजाय सरकार को मजबूत आर्थिक नीतियां अपनानी होंगी, निर्यात बढ़ाना होगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा, ताकि रुपये की कीमत स्थिर बनी रहे और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। रुपये का इतिहास काफी पुराना है और इसका उद्गम संस्कृत के रुपये शब्द से हुआ है। शेरशाह सूरी के शासनकाल को आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा प्रणाली की शुरुआत का काल माना जाता है। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए मौद्रिक नियमों को बाद में अकबर ने भी अपनाया और इसे पूरे मुगल साम्राज्य में लागू किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर दक्कन तक था, इसलिए उन्होंने अपने सिक्के जारी किए, जिन्हें व्यापारियों और आम जनता ने स्वीकार किया। धीरे धीरे इन सिक्कों का उपयोग भारत के बाहर भी होने लगा, क्योंकि मुगल टकसालों से निकले हुए सोने और चांदी के सिक्कों पर व्यापारियों को भरोसा था। इससे व्यापार की सुविधा बढ़ी, लेकिन पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम होने के कारण व्यापार करना कठिन था। आज ऑनलाइन व्यापार ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अगर आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ओडू एक बेहतरीन समाधान है, जो सभी व्यापारिक कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने की सुविधा देता है। इससे ग्राहक प्रबंधन, इनवॉइसिंग, ऑनलाइन भुगतान, इन्वेंट्री, वेबसाइट निर्माण और बिक्री ट्रैकिंग आसान हो जाती है। यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध है और यदि बिजनेस का विस्तार करना हो, तो इसका पेड प्लान भी लिया जा सकता है, जो मात्र 580 रुपये प्रति माह में उपलब्ध है। अब अगर इतिहास की बात करें, तो अकबर के शासनकाल में पहली बार रुपया शब्द
आधिकारिक मुद्रा में दिखाई दिया। भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों को अपनी चांदी को भारतीय मुद्रा में बदलना पड़ा ताकि उनका व्यापार सुगम हो सके। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल रुपयों को व्यापारिक मुद्रा बना दिया, जिसे श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे उनके उपनिवेशों में निर्यात किया जाने लगा। इन देशों ने भी अपने सिक्के बनाने शुरू किए, लेकिन उन पर मुगल विशेषताओं को बनाए रखा। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेशों में नई मुद्राएं जारी कीं, लेकिन चूंकि भारतीय रुपया पहले से ही पूर्वी अफ्रीका में प्रचलित था, इसलिए जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और पुर्तगाल ने अपने अपने उपनिवेशों में रुपये के समान मुद्राएं जारी कीं। ब्रिटिश हुकूमत ने खाड़ी देशों जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में रुपये को कानूनी मुद्रा बना दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इन देशों के लिए विशेष नोट भी जारी किए। इससे भारतीय रुपया एक वैश्विक मुद्रा की तरह स्वीकार किया जाने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन देशों ने रुपये को छोड़ दिया और डॉलर प्रमुख व्यापारिक मुद्रा बन गया। आजादी से पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए भारतीय रुपये का मूल्य ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश पाउंड को एक निश्चित अनुपात में अमेरिकी डॉलर में बदला जा सकता था। उस समय अमेरिका की मुद्रा सोने से जुड़ी थी, यानी $1 के बदले सोना लिया जा सकता था। 1930 के दशक में आई महामंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, जिससे आर्थिक परिस्थितियां बदल गईं। समय के साथ डॉलर वैश्विक व्यापार की प्रमुख मुद्रा बन गया और भारतीय रुपये का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था को भी वैश्विक आर्थिक संकट का असर झेलना पड़ा। उपनिवेश होने के कारण इसे दोहरी मार पड़ी। पहले द्वितीय विश्व युद्ध और फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए बड़े झटके का सामना करना पड़ा। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी बन चुकी थी और उसने खुद को सुपर पावर के रूप में स्थापित कर लिया। अमेरिका की मुद्रा को सीधे सोने से जोड़ा गया, यानी इतने डॉलर के बदले निश्चित मात्रा में सोना मिलेगा। इससे डॉलर और सोने को समान रूप से मूल्यवान माना जाने लगा। ब्रिटिश पाउंड भी डॉलर से जुड़ गया, जिससे पाउंड को डॉलर में बदला जा सकता था। इस तरह भारत की मुद्रा पहले ब्रिटिश पाउंड से और फिर डॉलर से जुड़ गई। 1947 में एक पाउंड की कीमत 13.37 रुपये और $1 की कीमत 4.16 रुपये थी, यानी पाउंड डॉलर से महंगा था। हालांकि उस समय $1 बराबर 4 रुपये का रेट संतुलित माना जाता था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है? वे कौन से कारक होते हैं जो यह तय करते हैं कि $1 कितने रुपए, पाउंड या यूरो के बराबर होगा? संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और उनकी अपनी अपनी मुद्राएं हैं, लेकिन डॉलर वैश्विक व्यापार की प्रमुख मुद्रा बन गया। किसी भी विदेशी मुद्रा को रुपये में बदलने को एक्सचेंज रेट कहा जाता है। दुनिया में एक्सचेंज रेट 3 प्रकार की होती है। 1. फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, 2. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और 3. प्योर मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। अब समझते हैं कि रुपये की वैल्यू डॉलर के बराबर क्यों नहीं होती। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2 देश X और Y हैं। दोनों को शुरुआत में 100 रुपये दिए गए और कहा गया कि इन पैसों से कुछ उत्पादक कार्य करें। X देश ने 100 रुपये से 100 आम के पौधे लगा दिए और Y ने भी वही किया। शुरू में दोनों समान स्थिति में थे, लेकिन धीरे धीरे X के आम खत्म होने लगे, जबकि Y ने आमों से आम का रस, अचार, पन्ह आदि बनाना शुरू कर दिया। इस तरह Y ने अपने 100 रुपये से अधिक मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, जबकि X की स्थिति पहले जैसी ही रही। यही कारण है कि किसी देश की मुद्रा की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित करता है और उत्पादों का वैश्विक स्तर पर कितना निर्यात करता है। क्योंकि Y देश ने 100 को 200 में और 200 को 400 में बदल दिया, जबकि X देश के पास अभी भी सिर्फ 100 आम के पेड़ ही थे। X के आम के पेड़ उतने ही रहे जितने शुरुआत में थे और उससे जितने आम मिले वे भी सीमित थे। लेकिन Y ने आम से कई उत्पाद बनाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की आर्थिक स्थिति
एक जैसी नहीं रही। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी मुद्रा की वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि उस मुद्रा से जुड़े उत्पादों और सेवाओं की कीमत कितनी है। अर्थात किसी देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की कीमत ही यह तय करती है कि उसकी मुद्रा की वैल्यू कितनी होगी। अब यदि भारत में किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो सवाल यह है कि क्या वह उन रुपए से उतना सामान खरीद सकता है जितना अमेरिका में 1 लाख डॉलर में खरीदा जा सकता है। अगर नहीं, तो इसका मतलब दोनों मुद्राओं में अंतर है। यही अंतर एक्सचेंज रेट को तय करता है। जब बाजार में उत्पादों की कीमत और मांग बदलती रहती है, तो इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। यही कारण है कि कभी-कभी $1 की तुलना में रुपये की कीमत गिरती रहती है, जिससे डॉलर मजबूत होता है। डॉलर की स्वीकार्यता बढ़ती है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है और डॉलर धारकों को लाभ होता है। यही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। दूसरी प्रकार की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है, जहां कोई देश खुद तय करता है कि उसकी मुद्रा की कीमत कितनी होगी। यानी वह निश्चित कर देता है कि $1 की कीमत कितनी होगी, चाहे बाजार में जो भी बदलाव हो। कई देश जैसे बहरीन, हांगकांग, इराक और सऊदी अरब अपनी मुद्रा की कीमत को डॉलर के मुकाबले स्थिर रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई देश यह तय कर ले कि वह $1 में $1 देगा, तो विदेशी निवेशक एफडीआई वहां निवेश नहीं करना चाहेंगे। वे सस्ते श्रम और जमीन की वजह से निवेश करते हैं। लेकिन अगर मुद्रा की कीमत कृत्रिम रूप से तय कर दी जाए, तो उनका फायदा कम हो सकता है। इसलिए भारत ने कई बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया है, ताकि डॉलर को आकर्षित किया जा सके। भारत ने 1949, 1966 और 1991 में अपनी मुद्रा की कीमत खुद कम की, जिससे डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत गिर गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि डॉलर धारकों को लगे कि भारत में निवेश करना सस्ता और फायदेमंद है। जब जब भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तब तब उसे डॉलर की जरूरत पड़ी। अब सवाल उठता है कि भारत को डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल होता है। भारत अगर सऊदी अरब से तेल खरीदता है और भुगतान रुपये में करता है, तो सऊदी अरब को इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह रुपये से अमेरिका या अन्य देशों से सामान नहीं खरीद सकता। यह वैसा ही है जैसे पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम में होता था। अगर सऊदी अरब अमेरिका से आईफोन खरीदना चाहता है, तो अमेरिका रुपये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं मानता। अमेरिका कहेगा कि उसे सिर्फ डॉलर चाहिए और भारत को मजबूरन डॉलर में भुगतान करना होगा। अब सवाल उठता है कि भारत के पास डॉलर नहीं है, तो वह कहां से लाए? इसके लिए भारत को अमेरिका से डॉलर कमाने के तरीके खोजने होंगे। एक तरीका यह है कि भारत अमेरिका को अपने उत्पाद बेचे और बदले में डॉलर ले। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका भारत से सामान क्यों खरीदे? यही सबसे बड़ा आर्थिक प्रश्न है। अमेरिका हमसे सामान क्यों खरीदे? हमने कहा, सर, हम सस्ती लेबर देते हैं, हमारे यहां सर्विस सस्ती है, आप हमसे सर्विस खरीद सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने कहा, नहीं, आप तो कहते हैं कि $1 $1 के बराबर होना चाहिए, तो फिर मैं आपके देश में सर्विस आउटसोर्स क्यों करूं? मैं किसी और देश से यह काम क्यों ना करवा लूं, जहां लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार हैं? हमें लगा कि यह तर्क सही है। फिर हमने अमेरिका को समझाया, सर, हम आपको सस्ता काम करके देंगे, आप हमें $1 दो, हम आपको ₹50 की वैल्यू का काम करके देंगे। अमेरिका बोला, बहुत अच्छा, आप हमें $1 दो और हम आपको ₹87 की वैल्यू का काम करके देंगे। इससे साफ हुआ कि हमें डॉलर की जरूरत है, इसीलिए हम अमेरिका को सस्ता काम देना चाहते हैं। अगर हम सस्ता काम देंगे, तो ही डॉलर हमारे पास आएगा। और हमें डॉलर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान डॉलर में करना होता है। दुनिया भर से हमने जो भी सामान खरीदा है, उसका भुगतान डॉलर में करना होता है। अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा, जैसा 1991 में हुआ था, जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यही स्थिति आज श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हो रही है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, जिससे तेल के टैंकर बंदरगाह पर खड़े रह गए, क्योंकि तेल कंपनियां कह रही थीं, डॉलर दो, तभी तेल मिलेगा। डॉलर न होने के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। पाकिस्तान की भी हालत खराब है।
उसके पास $16 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें से $9 बिलियन सऊदी अरब ने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं। दुनिया के 80% व्यापार डॉलर में होते हैं, इसलिए हमें अपनी मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन करना पड़ा ताकि डॉलर का प्रवाह बना रहे। अब सवाल आता है कि डॉलर हमारे पास आता कैसे है। पहला तरीका है कि अमेरिका हमें हमारे काम का भुगतान डॉलर में करे। दूसरा तरीका है कि अमेरिका हमसे सस्ता सामान खरीदे। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ $118 बिलियन का व्यापार करता है, जिसमें हम अधिक माल बेचते हैं और अधिक डॉलर कमाते हैं। डॉलर आने का एक और तरीका है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम अमेरिका और अन्य देशों से कहते हैं, आइए हमारी कंपनियों में निवेश कीजिए, हमें डॉलर में पैसा दीजिए। 80% वैश्विक व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए जब विदेशी निवेशक आते हैं तो वे डॉलर लेकर आते हैं। विदेशी व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए हम अपनी मुद्रा को कमजोर बनाए रखते हैं ताकि उन्हें भारत में निवेश करना सस्ता लगे। यही कारण है कि 1947 में $1 ₹3.30 था और धीरे धीरे अवमूल्यन होते होते आज ₹87 तक पहुंच गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्थिर है और वहां की फेडरल रिजर्व बैंक, जो भारत में आरबीआई की तरह काम करती है, यह तय करती है कि डॉलर की वैल्यू कैसी होगी। जब अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देती है तो अमेरिकी लोग बैंकों में पैसा जमा कराने लगते हैं, जिससे डॉलर का प्रवाह घट जाता है। वहीं जब ब्याज दरें घटती हैं तो अमेरिकी निवेशक बाहर के देशों में पैसा लगाते हैं, जिससे डॉलर उन देशों में जाता है। अब सवाल उठता है, अगर भारत डॉलर छोड़कर सिर्फ रुपए में व्यापार करने लगे तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमें गरीबी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद, बेंगलोर और गुरुग्राम जैसी जगहों पर मौजूद एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां सस्ती लेबर के कारण यहां हैं। लेकिन अगर हम डॉलर लेना बंद कर देंगे तो ये कंपनियां भारत छोड़कर कहीं और चली जाएंगी। एफडीआई बंद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।